डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मार्क्सवाद को पढ़ रहे हैं हम। कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय को हम देख चुके हैं, उसके रचनाएं, उससे रिसोर्सेज और उसका एक सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को भी पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आज हम पढ़ते हैं इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या, मटेरियलिस्टिक इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मार्क्स। आइए इसको पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मानववादी विकास को समझने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को ऐतिहासिक विकास पर लागू करने के मार्क्स के प्रयोग को हम इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, उससे जो संबंधित कंसेप्ट है या इसका सिद्धांत, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ चुका है और आप उसको चैनल पर जाके विजिट करके देख सकते हैं। इतिहास या समाज का विकास द्वंद्व की प्रणाली से होता है और भौतिक पदार्थ उस विकास को चलायमान करते हैं। ये इतिहास की भौतिक व्याख्या के सिद्धांत की प्रमुख मान्यता रही है। इस सिद्धांत को आर्थिक नीतिवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद या अथवा इतिहास की आर्थिक व्याख्या जैसे अनेक नामों से पुकारा गया है। इस सिद्धांत द्वारा मार्क्स ने यह दर्शाने का प्रयास किया कि सामाजिक विकास कोई सीधी सरल रेखा के समान नहीं है, अपितु नहीं उसका कोई ईश्वरीय प्रेरक कारण है। समाज की प्रगति द्वंद्वात्मक भौतिक प्रणाली द्वारा होती है और विकास की प्रक्रिया एवं उसकी अंतिम दिशा को निर्धारित करने वाले आर्थिक तत्व होते हैं। मार्क्स के शब्दों में इतिहास का निर्धारण अपने अंतिम रूप में आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। लेनिन के शब्दों में मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद वैज्ञानिक चिंतन की महान सिद्धि था। पहले इतिहास तथा राजनीति से संबंधित विचारों के क्षेत्र में जो गड़बड़ी और मनमानी फैली हुई थी, उसके स्थान पर आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण तथा क्रमबद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत की स्थापना हुई, जो यह बताता है कि किस प्रकार उत्पादक शक्तियों के विकास के फलस्वरूप सामाजिक जीवन की एक व्यवस्था में से एक दूसरी और उच्चतर व्यवस्था का विकास होता है। उदाहरण के लिए भूदास व्यवस्था में से किस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था विकसित होती है। मार्क्स से पूर्व समाज के विकास के इतिहास की व्याख्या करते हुए कतिपय विद्वानों ने कहा है कि इतिहास का निर्माण बड़े बड़े राजाओं, बादशाहों, युद्धों तथा सेनापतियों द्वारा हुआ है। कार्लाइल जैसे विचारकों का मानना था कि इतिहास का निर्माण जूलियस सीजर, नेपोलियन, क्रॉमवेल जैसे महान नायक करते हैं। हीगल का मानना था कि महान विचारों ने मानव समाज का विकास किया है। इसी प्रकार मार्क्स ऐसे विद्वानों और इतिहासकारों से सहमत नहीं है जिन्होंने इतिहास को कुछ विशेष और महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम मात्र समझा। मार्क्स के अभिमत में इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र हैं और किसी भी राजनीतिक संगठन अथवा उसकी न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके आर्थिक ढांचे का ज्ञान नितांत आवश्यक है। मानवीय क्रियाएं नैतिकता, धर्म या राष्ट्रीयता से नहीं वरन केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती हैं। मार्क्स के अनुसार मनुष्य सामाजिक स्तर पर जो उत्पादन करते हैं उनमें से वे एक दूसरे के साथ निश्चित संबंधों के सूत्र में बंध जाते हैं। ये संबंध अनिवार्य होते हैं और इन पर इनका कोई अपना वश नहीं होता। इन उत्पादन साधनों का स्वरूप उनकी भौतिक उत्पादन शक्ति के विकास की निश्चित अवस्था के अनुरूप होता है। इन उत्पादन संबंधों के कुल योग से समाज की आर्थिक संरचना अस्तित्व में आती है और वही कानूनी तथा राजनीतिक अधिरचनाओं की असली आधारशिला काम करती है। दूसरे शब्दों में भौतिक जीवन की उत्पादन प्रणाली जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के सामान्य रूप को निर्धारित करती है। उत्पादन प्रणाली में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे मनुष्यों के सारे सामाजिक संबंध भी बदल जाते हैं। जब उत्पादन हाथ की चक्की से होता है तब सामंत अस्तित्व में आता है। जब उत्पादन भाप की चक्की से होने लगता है तब पूंजीपति उद्योगपतियों का आविर्भाव होता है या उदय होता है। जब भौतिक उत्पादन प्रणाली के अनुरूप सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं तब इन संबंधों के अनुरूप सिद्धांतों, विचारों और आदर्शों की उद्भावना होती है। 1848 में मार्क्स और एंजल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा है कि बुर्जुआ या मध्य वर्ग के उत्पादन के साधनों में क्रांति लाकर समाज के संपूर्ण स्वरूप को ही बदल दिया। जो बुर्जोइज या मध्य वर्ग है, कार्ल मार्क्स इनको बुर्जोइज या मध्यकालीन समाज को या मध्य मिडिल क्लास को या मध्य वर्ग को बुर्जुआ बोलता है।
सामाजिक चेतना को ध्यान में रखते हुए मार्क्स कहता है कि तकनीक विकास के फलस्वरूप उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है और फिर सामाजिक संबंधों में भी उसके अनुरूप परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। पर पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत कुछ सामाजिक और राजनीतिक आदर्शों का निर्माण हो चुका होता है जो नई व्यवस्था के अनुकूल नहीं होते हैं, पर चूंकि निहित स्वार्थ इन पर आंच नहीं आने देना चाहते हैं, इसलिए जो सामाजिक वर्ग पुरानी व्यवस्था की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था उसमें चेतना का उदय होता है। वह इन बेड़ियों को अचानक झटक कर उतार कर फेंकता है। इस तरह सामाजिक क्रांति से ही सामाजिक परिवर्तन का आविर्भाव या उदय होता है। इस प्रकार मार्क्स उत्पादन पद्धति को सामाजिक व्यवस्था का आधार सिद्ध करते हुए उस परिवर्तन प्रक्रिया का वर्णन करता है तो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के साथ सामाजिक विकास के नए चरणों को जन्म देती हैं। मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक क्रम की प्रत्येक अवस्था चाहे वह कितनी ही खराब क्यों न दिखाई दे अपनी पिछली अवस्था से उत्तम होती है, क्योंकि वह विकास की चरम परिणति के निकट होती है। उत्पादन के साधनों के आधार पर बदलने वाले समाज के इतिहास को मार्क्स निम्नलिखित 5 युगों में बांटता है। यानी उत्पादन के आधार पर इतिहास की जब आर्थिक व्याख्या करता है कार्ल मार्क्स, उनको 5 युग या 5 अंतराल या काल या समय बांटता है, जिसमें पहला है आदिम साम्यवादी युग, जिसको हम प्रिमिटिव कम्युनिज्म बोलते हैं। दास युग यानी स्लेव सोसाइटी दूसरा चरण है। तीसरा चरण है फ्यूडल सोसाइटी यानी सामंतवादी युग, और चौथा चरण है कैपिटल सोसाइटी जिसको पूंजीवादी वर्ग बोलते हैं, और लास्ट है साम्यवादी युग यानी कम्युनिस्ट सोसाइटी। इन विभिन्न 5 चरणों को अलग अलग हम पढ़ते हैं। तो पहला युग है आदिम साम्यवादी युग। मार्क्स के अनुसार प्रारंभिक आर्थिक व्यवस्था एक साम्यवादी व्यवस्था थी। मनुष्य कंदमूल फल व शिकार से अपना पेट भरता था। शिकार द्वारा पेट भरने की स्थिति ने सामूहिक जीवन को जन्म दिया। लोग मिलकर शिकार करते थे और मिलकर ही उसे खाते थे। उस समय पूर्ण समानता एवं पूर्ण स्वतंत्रता थी। न कोई लुटेरा था न कोई शोषक। उन दिनों परिवार का जन्म नहीं हुआ था और संपूर्ण कबीला ही एक परिवार होता था, जिसमें बगैर किसी रिश्ते के सभी स्त्री पुरुष में समानता और स्वतंत्रता के आधार पर संबंध हुआ करते थे। इस समाज में मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं होता था। एंजल्स के शब्दों में कबीलों की व्यवस्था की श्रेष्ठता यह थी कि उसमें शासकों और शासितों के लिए कोई स्थान नहीं था। आगे चलकर प्रकृति से मानव के अंतर्द्वंद्व ने औजारों को जन्म दिया। नए नए औजारों का आविष्कार हुआ और मनुष्य ने आग जलाना, जानवर पालना, बर्तन बनाने, पौधे उगाना सीखा। पौधे उगाना खेती की तरफ पहला कदम था। उसके परिणाम स्वरूप एक तरफ तो अलग अलग कबीलों के अलग अलग पेशे हो गए और दूसरी तरफ कबीले कबीले में लड़ाई शुरू हो गई। एक तो नए कामों से पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, उस पर लड़ाई की मांग पूरी करने के लिए अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन करना पड़ता था। अब पहले से अधिक काल काल की जरूरत पड़ने लगी। कबीलों में आपस में भी लड़ाइयाँ होती रहती थी। इन लड़ाइयों ने काम करने वालों की कमी को पूरा किया। अब हारे हुए लोगों को गुलाम बनाकर उनसे काम लिया जाने लगा। इस प्रकार सामाजिक कार्य के बंटवारे ने समाज को ही बांट दिया। समाज 2 वर्गों में बट गया, मालिक और दास। अब समाज में एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया जो दूसरे की मेहनत पर जिंदा रहता है। दूसरा युग है, यह दूसरा काल है दास युग। दास युग, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि प्रारंभ में साम्यवादी व्यवस्था थी, इसके पश्चात व्यवस्था बदली और दास युग प्रारंभ हुआ। कृषि व्यवस्था के साथ व्यक्तिगत संपत्ति का श्री गणेश हुआ। साथ ही श्रम विभाजन भी प्रारंभ हुआ। श्रम विभाजन ने परजीवियों को जन्म दिया। कुछ लोग जबरदस्ती लोगों को दास बनाकर शारीरिक श्रम के कार्य उनसे लेने लगे। वह अपना समय आमोद प्रमोद, विद्या, कला तथा राजनीति आदि में बिताने लगे। आदिम वर्गहीन समाज अब स्वतंत्र नागरिकों और दासों के 2 वर्गों में विभक्त हो गया। दास युग में मालिक का दास पर वैसा ही हक होता था जैसे मकान, जमीन या जानवर पर। दास युग में आदमी पशुओं की तरफ बिका करते थे। दास की पत्नी व बच्चे भी मालिक की वस्तु कहलाते थे। दास युग में मालिकों की संख्या कम थी और दासों की ज़्यादा, इसलिए मालिकों को डर रहता था कि कभी दास विद्रोह करके उनको नष्ट न कर दे। अतः उन्होंने दासों की शारीरिक शक्ति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सत्ता, यानी जिसमें कानून, पुलिस और जेल शामिल है, का जन्म दिया। यूरोपीय इतिहास का अध्ययन करने पर इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में देखने को मिलती है। तीसरा है सामंतवादी युग है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या के अंतर्गत तीसरा युग सामंतवादी युग है। इस युग में दास मालिकों की गुलामी से तो आज़ाद हो गए, लेकिन वे जमीन के गुलाम बन गए। सामंतवादी युग में राजा और उसके सैनिक सामंत भूमि के मालिक होते थे। क्योंकि इनका अधिकांश समय युद्धों में बीतता था, अतः उत्पादन का कार्य किसानों द्वारा किया जाता था। किसान
दास तो न थे किंतु पूर्ण स्वतंत्र भी न थे। उन्हें इसी शर्त पर दास की स्थिति से मुक्त किया गया कि वे स्वामी की जमीन जोतेंगे और इसके बदले उन्हें एक फसल का हिस्सा या जमीन का टुकड़ा दे दिया जाएगा। उन्हें मालिक की जमीन छोड़कर जाने का अधिकार नहीं होगा। इस तरह से उसे जमीन का टुकड़ा देकर सामंत अधिकांश समय अपनी जमीन पर काम करवाकर उसका शोषण करने लगा। सामंतवाद में समाज सामंत और किसान दो विरोधी वर्गों में बट गया। अब सामंत किसानों का शोषण करने लगे, लेकिन सामंतवादी व्यवस्था में किसानों को खेती करने के बाद काफ़ी समय मिल जाता था। ऐसी स्थिति में वे करघे व दस्तकारी की चीज़ों का आविष्कार हुआ, जिनकी मदद से किसान अपनी ज़रूरतों की दूसरी चीज़ें बनाने लगा। पहले इससे वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करता था, बाद में इसका आदान प्रदान करना भी शुरू कर दिया गया और अब वस्तुएं आवश्यकता पूर्ति के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए होने लगी। इस प्रक्रिया ने एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जो एक व्यक्ति से चीज़ें खरीदकर दूसरे व्यक्ति को दे देता था। यह वर्ग व्यापारिक वर्ग कहलाया। धीरे धीरे इस वर्ग के पास पैसा इकट्ठा होता गया और प्रतिदिन विकसित होते हुए कल करघे का मालिक भी बन गया। मशीन का आविष्कार होने पर सामंतवादी समाज पूंजीवादी समाज में बदल गया। चौथा चरण है, यह चौथा युग है, पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग उत्पादन के नए साधन मशीन ने उत्पादन के नए रिश्तों को जन्म दिया और सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवादी युग प्रारंभ हुआ। पूंजीवाद को अपना वास्तविक स्वरूप औद्योगिक क्रांति के होने पर प्राप्त हुआ। वास्तव में औद्योगिक क्रांति उत्पादन प्रणाली में ही एक महान परिवर्तन का नाम है। पूंजीवाद में उत्पादन साधन महंगी मशीनें, कल कारखाने आदि थे। सर्वसाधारण को न तो ये साधन सुलभ थे और न वे अपने पुराने हस्तकौशल वाले रोजगार को चला सकते थे। मजबूर होकर उन्हें अपने श्रम को बेचना पड़ा। इस युग में मजदूर भी अन्य सामान की भांति खरीदे और बेचे जाने लगे। पूंजीवाद ने दासता को मिटाने की बजाय इसे दूसरे रूप में स्थायी बनाया और वेतन पाने वाला दास बन जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के विकास के बीच मध्य वर्ग का उदय होता है, जो पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के मध्य रहकर इन दोनों परस्पर विरोधी वर्गों में सीधे संघर्ष नहीं होने देता, पर समय बीतने पर यह मध्यम वर्ग भी सर्वहारा वर्ग की भांति ही बन जाता है। फलतः पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के पास एक दूसरे के विरुद्ध घोर युद्ध करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह जाता। इस युद्ध का अंत तभी होता है जब पूंजीपति वर्ग का पूर्ण रूपेण नाश हो जाता है और उत्पादन के साधनों पर राज्य का एकाधिकार हो जाता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद अपने अंदर ही अपने पतन के बीज छिपाए हुए है। मार्क्स का कहना था कि समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो भौतिक परिस्थितियां आवश्यक होती हैं, ये पूंजीवादी समाज के ही गर्भ में छिपी रहती हैं। स्वभावतः पूंजीवाद में अव्यवस्था रहती है। पूंजीवाद का परिणाम होता है मांग से अधिक पूर्ति, जरूरत से अधिक उत्पादन, बाजार का माल से पट जाना, व्यापारिक संकट, बेरोजगारी, कम रोजगार और गलत रोजगार। इनके पश्चात निजी पूंजी के स्थान पर धीरे धीरे संयुक्त कंपनियां और ट्रस्ट कायम हो जाते हैं और बाद में एकाधिकार पूंजी और वित्त पूंजी का बोलबाला हो जाता है। यह स्थिति पूंजीवादी की चरम सीमा है और यहीं से पूंजीवाद का पतन होने लगता है। पूंजीवाद के पतन के बाद सर्वहारा के अधिनायकत्व की स्थापना होती है। सर्वहारा के अधिनायकत्व की स्थापना होती है। मार्क्स के शब्दों में अधिकाधिक केंद्रीकरण होता है। भूमि को उत्तरोत्तर अधिक सुनियोजित ढंग से जोता बोया जाता है। श्रम के औजार ऐसे औजारों में बदले जाते हैं जिसका केवल सामूहिक ढंग से ही उपयोग किया जा सकता है। उत्पादन के साधनों का संयुक्त समाजीकृत श्रम के साधनों के रूप में उपयोग करके हर प्रकार के उत्पादन के साधनों का मितव्ययता के साथ इस्तेमाल किया जाता है। सभी कौमें संसारव्यापी मंडे के जाल में फंस जाती हैं और इसलिए पूंजीवादी शासन का स्वरूप अधिकाधिक अंतर्राष्ट्रीय होता जाता है। रूपांतरण की इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली समस्त सुविधाओं पर जो लोग जबरदस्ती अपना एकाधिकार कायम कर लेते हैं, पूंजी के उन बड़े से बड़े स्वामियों की संख्या यदि एक और बराबर घटती जाती है तो दूसरी ओर गरीबी, अत्याचार, गुलामी, पतन और शोषण में लगातार वृद्धि होती जाती है। लेकिन इसके साथ साथ मजदूर वर्ग का विद्रोह भी अधिकाधिक तीव्र होता जाता है। यह वर्ग संख्या में बराबर बढ़ता जाता है। उत्पादन प्रक्रिया का यंत्र ही उसे अधिकाधिक अनुशासनबद्ध, एकजुट और संगठित करता जाता है। पूंजी का एकाधिकार उत्पादन की उस पद्धति के लिए एक बंधन बन जाता है जो इस एकाधिकार के साथ साथ और उसके अंतर्गत जन्मी है और फूली फली है। उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण और श्रम का समाजीकरण अंत में एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां वे अपने पूंजीवादी खेल के भीतर नहीं रह सकते। खोल फाड़ दिया जाता है। पूंजीवादी निजी संपत्ति की मौत की घंटी बज उठती है। संपत्ति हरण करने वालों का संपत्ति हरण हो जाता है। और लास्ट चरण है इसका, लास्ट युग है साम्यवादी युग। आइए देखते हैं साम्यवादी युग क्या है। पूंजीवादी व्यवस्था
सर्वहारा के शोषण पर आधारित है। जब यह शोषण चरम सीमा पर पहुंच जाता है और मजदूर को अपनी अस्तित्व ही खतरे में नजर आता है तो वह इसके खिलाफ लाल झंडा उठाकर बगावत कर देता है और पूंजीपति वर्ग एवं उसके शासन को उखाड़ फेंकता है। इसी को क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के फलस्वरूप एक वर्गहीन एवं राज्यहीन समाज की स्थापना होगी। किंतु इस अवस्था से पूर्व एक संक्रमणकालीन युग आएगा जिसमें कि सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित होगा तथा उत्पादन के साधनों का समाजीकरण किया जाएगा। इस अवस्था की समाप्ति के बाद एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जिसमें वर्ग नहीं होंगे, व्यक्ति व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा और राज्य का लोप हो जाएगा, यानी राज्य विलुप्त हो जाएगा। मार्क्स ने साम्यवादी युग के दो लक्षण बताए हैं। यह समाज अंततोगत्वा राज्यविहीन एवं वर्गहीन होगा, यानी क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी होगी। इस समाज के अंदर वितरण का सिद्धांत होगा। प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त हो। बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत मार्क्स के द्वारा दिया गया यह साम्यवादी व्यवस्था का सिद्धांत है कि जो भी समाज में वितरण के साधन होंगे प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार दिया जाएगा और उसके कार्य करने की क्षमता के अनुसार उसे कार्य क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाएगा। देखिए, उत्पाद की शक्तियां एक तरफ है और उत्पाद के संबंध एवं समाज का स्वरूप। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के क्या निष्कर्ष हैं? कि इतिहास का अध्ययन मानव समाज के विकास के नियम जानने के लिए किया जाता है। प्रकृति के विकास के नियमों की तरह भी समाज के विकास के भी कुछ वैज्ञानिक नियम हैं। सामाजिक जीवन के परिवर्तन ईश्वर की इच्छा अथवा महापुरुषों के विचारों और कार्यों के परिणाम नहीं होते हैं और न ही संयोगवश होते हैं, बल्कि आर्थिक शक्तियों में परिवर्तन के कारण होते हैं। किसी राष्ट्र या समाज से विकास की प्रक्रिया में आर्थिक तत्व अर्थात वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय और वितरण प्रणाली की भूमिका सबसे प्रधान होती है। प्रत्येक युग की समस्त सामाजिक व्यवस्था पर उसी वर्ग का आधिपत्य होता है जिसे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व प्राप्त होते हैं। आइए अब इसकी क्रिटिक्स देखते हैं, आलोचना देखते हैं। इतिहास की आर्थिक व्याख्या और उसकी आलोचना। पहली आलोचना है आर्थिक तत्व पर अत्यधिक और अनावश्यक बल। आलोचकों के अनुसार मार्क्स ने समाज के राजनीतिक, सामाजिक और वैधानिक ढांचे में आर्थिक तत्वों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है। यह सत्य है कि वर्तमान समय में आर्थिक तत्व पर ही आधारित नहीं होती है। आर्थिक तत्व के अतिरिक्त इस संबंध में अन्य तत्वों का भी कार्य किया जाता है और सामाजिक जीवन को निर्धारित करने वाले इन दूसरे तत्वों में भौगोलिक तत्व, सामाजिक वातावरण, मानवीय विचारों और अनुभूतियों का नाम लिया जा सकता है। प्रसिद्ध दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल के शब्दों में राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटना भौतिक स्थितियों और मानवीय भावनाओं की पारस्परिक क्रिया से निर्धारित होती है, न कि केवल आर्थिक क्रिया से। आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं है। ये दूसरी आलोचना है उसकी। तीसरी आलोचना क्या है? इतिहास के निर्धारण में संयोग के तत्व की उपेक्षा। फिर धर्म की उपेक्षा भी है इसकी आलोचना। मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या करने में धर्म की भी उपेक्षा की। फिर राजनीतिक सत्ता एकमात्र आर्थिक सत्ता नहीं है, इतिहास की अवैज्ञानिक व्याख्या ये आलोचना के तौर पर है। फिर मानवीय चेतना एवं सृजनात्मक कौशल की उपेक्षा भी इसमें मार्क्स के द्वारा की गई है। इतिहास की धारा का साम्यवादी युग में आकर रुक जाना, ये भी एक आलोचना है। डियर स्टूडेंट, ये हमने पढ़ा मार्क्स का इतिहास की आर्थिक व्याख्या। इसमें हमने उसको आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत और उसके जो 5 चरण है उसको देखा और उससे संबंधित उसकी आलोचना देखा। और आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे इसके और भी जो शिक्षा से वो सिद्धांत हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये फुटनोट्स हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा और लगातार आप वीडियो बने रहिए मार्क्स को। फिर मार्क्स से संबंधित नए विचार और उसके जो अगले सिद्धांत उसको हम पढ़ेंगे। जो उसके कुछ फुटनोट्स हैं आप पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पूरा निचोड़ है। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।